एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री जो है हमारी, उसका अध्याय 14 विभाजन को समझना। इसके प्रश्न बैंक के समाधान को इन दिस वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें सारे 1 मार्कर क्वेश्चन साथ में जो 3 मार्कर क्वेश्चन है उनका आंसर मैं इन दिस वीडियो आपको अवेलेबल करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प, जिसमें पहला प्रश्न है भारत के विभाजन का निम्न में से क्या कारण है। कौन सा कारण है? सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेजी अधिकारियों के षड्यंत्र, जिन्ना की हठधर्मिता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिंथिन ने, माउंटबेटन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड लिटिन ने। तो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड लिनलिथ ने। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओम होम्यू। सबको पता है, ये शुरुआत से पढ़ते आ रहे होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि 1939 में इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? तो श्री राम गोपालाचारी। तो यही आंसर होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ओके, जो मुस्लिम लीग बनी थी उसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ढाका, अलीगढ़, लाहौर या लखनऊ। तो राइट आंसर रहेगा ढाका में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है इसमें मार्च 1940 रिक्त स्थान ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। ओके, तो राइट आंसर रहेगा मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी को कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च को आया था। 24 मार्च सन बताना है हमें। तो 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था। अगला है 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने ही द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कह सकते हैं उन्हीं की वजह से पाकिस्तान बन गया। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट होती है। अब चलिए सही जोड़ी देखते हैं। फर्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। तो राइट आंसर रहेगा 1906। सेकेंड है हिंदू महासभा का गठन। तो जो हिंदू महासभा है उसका गठन कब हुआ था? 1915 में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनियनिस्ट पार्टी। जो यूनियनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी सत्र 1923 से 1947। उसके बाद लखनऊ समझौता, सबको पता है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था सन 1916 में। ओके, उसके बाद कैबिनेट मिशन, तो अभी मैंने बताया मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसके बाद छठा है प्रांतीय विधान पालिकाओं के प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में प्रांतीय विधान पालिकाओं के प्रथम चुनाव हुए थे। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली थे। तो जी हाँ, इसका सत्य आएगा क्योंकि चौधरी रहमत अली ही पाकिस्तान के जन्मदाता थे। उसके बाद विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सन 1945 में इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो जी हाँ, सत्य इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान बंटवारे का सभी नेताओं ने स्वागत किया। जी नहीं, असत्य, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। अगला क्वेश्चन है 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बना। तो जी नहीं, इसका आएगा सत्य, क्योंकि 1947 में नहीं बना था, ये बाद में जाकर 1971 में बना। ओके, तो ये इसका असत्य। सत्य सत्य भी इस तरीके से कंप्लीट। बात करते हैं एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न उत्तर की। सबसे पहला है
महाध्वंस क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विभाजन के समय जो हत्याकांड व लूटपाट हुई थी उसे महाध्वंस यानी कि महाविध्वंस कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। सो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, छाया सीमा किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, विभाजन के बाद दोनों राज्यों के बीच की सरहद की दीवार को छाया सीमा कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, बंटवारे के विध्वंस में मरने वाले या मरने वालों की संख्या का अनुपात कितना था? तो मरने वालों की संख्या का अनुपात था 2 लाख से 5 लाख। ओके, 2 लाख से 5 लाख जो लोग थे उनके मरने की संभावना जताई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्यों अध्यक्ष नहीं बने? जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो ये आपको आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के सभी सदस्यों के इस्तीफे के कारण मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है। और आप मेरे को कमेंट में बताओ कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ओके, डेट बताना मेरे को। चलो अब बढ़ते हैं हम 2 अंकीय क्वेश्चंस की तरफ, भाग 2 में 3 अंकीय क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के विरुद्ध महात्मा गांधी की दलील क्या थी? यानी कि जब विभाजन हो रहा था तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, उस टाइम पे महात्मा गांधी ने क्या क्या दलीलें दी? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विभाजन के विरुद्ध महात्मा गांधी की दलील। सबसे फर्स्ट, विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी यह दलील देते हैं कि विभाजन उनकी लाश पर होगा। ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे, है ना। पहली बात तो उन्होंने की कि विभाजन मैं नहीं होने दूंगा, अगर होगा तो मेरी लाश पे होगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा। उसके बाद फिर महात्मा गांधी को विश्वास था कि देश में धीरे धीरे सांप्रदायिक एकता पुनः स्थापित हो जाएगी, इसलिए विभाजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ये दलील दी। थर्ड, उन्होंने कहा कि भारत के लोग घृणा और हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और सभी मिलकर 2 भाइयों की तरह अपनी सभी समस्याओं का निदान कर लेंगे। ऐसा गांधी जी को लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की दलील दी। उसके बाद अगला है, वह यह मानते थे कि अहिंसा, शांति, सांप्रदायिक भाईचारा के विचारों को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। उन्होंने हर जगह हिंदू और मुसलमानों से शांति बनाए रखने, परस्पर प्रेम और एक दूसरे की रक्षा करने का अनुरोध किया था। तो ये कुछ दलीलें दी थी विभाजन के दौरान महात्मा गांधी ने। तो ये पूरा आंसर होने वाला है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, विभाजन के समय औरतों के साथ क्या किया गया? यानी कि जब विभाजन हुआ था तो औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई थी। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विभाजन के समय औरतों की स्थिति। पहला, बंटवारे के दौरान औरतों को अनेक दर्दनाक कष्टों का सामना करना पड़ा। अनेक विद्वानों और इतिहासकारों को इस दर्द को महसूस किया। अनेक औरतों का बलात्कार हुआ, उन्हें अगवा कर लिया गया, उन्हें हर बार बेचा गया, यानी कि बार महिलाओं की बोली लगाई गई, औरतों को बेचा गया। तो सबसे पहले बात तो उन्हें एक वस्तु समझकर उन्हें बेचा जा रहा था, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, उन्हें अगवा कर लिया गया। दूसरा, औरत जो थे वो उनको अजनबियों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए विवश किया गया, यानी कि कोई अजनबी है उसके साथ उसे रिश्ता बनाने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए, पारिवारिक संबंध विकसित करने के लिए विवश कर दिया गया। और भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और उस टाइम पर जो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो इन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बाद थर्ड, अनेक औरतों को नए परिवारों से निकालकर पुराने परिवारों में भेजने का निश्चय किया गया। इस संबंध में उनसे कोई सलाह भी नहीं ली गई, उनके अधिकारों का तिरस्कार किया गया। लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया और उन्हें भारत और पाकिस्तान भेजा गया। तो ये कंडीशन थी उस टाइम पर जब बंटवारा हो रहा था, देश 2 भागों में टूट गया था, तो उस टाइम पर औरतों की इस तरीके से स्थिति बनी थी। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3, लखनऊ समझौते का क्या महत्व है, यानी कि जो लखनऊ समझौता हुआ था उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर में यह जो समझौता था यानी कि लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गी, उपपंथीय, उग्रपंथीय और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। यानी कि ये जो समझौता था, पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो तालमेल हुआ था उसको दर्शाता है। और दूसरा ये है कि जितने भी थे मध्यम मार्गी हो, चाहे वो उग्रपंथी हो या फिर मुस्लिम लीग, उन सबको इस समझौते ने एक राजनीतिक मंच प्रदान किया था, वो भी संयुक्त रूप से। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। यह किस प्रकार से भारतीय इतिहास की एक मिथ्या धारणा थी। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था वो क्या है और इसे ये एक मिथ्या है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में हिंदुओं एवं मुसलमानों के दो अलग राष्ट्र हैं, इसीलिए वे एक होकर नहीं रह सकते। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब था दो राष्ट्रों का सिद्धांत, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। ये सिद्धांत जो था वो मुस्लिम लीग ने रखा था और कहा था कि हमें दो राष्ट्र चाहिए होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम रहेंगे, और इंडिया जिसमें भारत हिंदू रहेंगे। ओके, अब हमें ये बताना है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं है, ये एक मिथ्या है, ये लोग साथ में भी रह सकते थे। तो हम किस आधार पर इस बताते हैं, तो देखो यह सिद्धांत इस आधार का मिथ्या है कि मध्यकाल में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक साझी संस्कृति का विकास किया और 1857 की क्रांति में वे एकजुट होकर लड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हिंदू मुस्लिम एकजुट थे, साथ में जब मुसलमान मध्यकाल चल रहा था तो उस टाइम पे भी हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे से रह रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग रहने की ज़रूरत है, ये बात एक मिथ्या है। तो ये इसका आंसर है पूरा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं। जो हिंदू महासभा है वो क्या है। चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदुओं का महत्वपूर्ण संगठन हिंदू महासभा थी, यानी कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी तथा इसका प्रभाव उत्तर भारत तक सीमित था। यानी कि जो ये संगठन बना था, इसकी जो प्रभाव था वो उत्तर भारत ऊपर के इलाके तक ही सीमित था। यह जो पार्टी थी हिंदुओं के बीच जाति संप्रदाय के अंतर को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। यानी कि आप देखोगे तो हिंदुओं में भी अनेकता है, यानी हिंदुओं में भी क्या है, एकता की भावना की कमी है। लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर रहे थे। तो उस टाइम पर इस भेदभाव को कम करने के लिए हिंदू महासभा का गठन हुआ। ओके, और एकता पैदा करने की कोशिश की। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे सामने, 13 मार्च को सिख शहादत कार्यक्रम क्यों करते हैं। 13 मार्च को सिख शहादत कार्यक्रम करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के दंगों के दौरान 90 महिलाओं ने शत्रुओं के गलत इरादों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। महिलाओं के इस कृत्य को शहादत नाम दिया गया तथा प्रतिवर्ष इस घटना की याद में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तो शहादत कार्यक्रम सिख लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, जो रावलपिंडी जिला है, ओके, वहाँ पर खालसा गाँव है, तो वहाँ की महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद वो कुएं में कूद गई थी। तो इनका जो बलिदान था महिलाओं का, उसे शहादत कहा गया और उसी घटना को याद करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7, अंतरिम सरकार की असफलता के क्या कारण थे। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी वो बहुत जल्दी टूट गई थी, असफल हो गई थी। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार की असफलता।
अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। ओके, ये एक देश की सरकार है लेकिन दो राष्ट्र मिलकर चलाते हैं, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था, यानी कि पाकिस्तान से भी शामिल थे, और इधर से कांग्रेस यानी कि हिंदू से भी शामिल थे, हिंदुस्तान से भी शामिल थे। तो इस तरीके से दो राष्ट्र मिलकर एक देश को चला रहे थे, एक सरकार चला रही थी, जिसे कहते हैं अंतरिम सरकार। ओके, अब अंतरिम सरकार और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद थे, जिसके कारण अंतरिम सरकार असफल रही। हमारा प्रश्न यही है कि अंतरिम सरकार जो है वो अनसक्सेसफुल क्यों रही? क्योंकि जो अंतरिम सरकार थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे, तो उन दोनों में काफ़ी मतभेद थे, मनमुटाव थे, जिसकी वजह से वो क्या थी, असफल रही, सरकार बिखर गई, टूट गई। अंतरिम सरकार ने, कांग्रेस का बहुमत था, जो अंतरिम सरकार थी उसमें ज़्यादा जो लोग थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन मुस्लिम लीग क्या करती थी, उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालने की कोशिश करती थी, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत का फिर विभाजन भी हुआ। अतः मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार एक विफल साबित हुई। यहाँ पर सहयोग नहीं आएगा, असहयोग आएगा। ओके, तो कुल मिलाकर इतना सा है कि अंतरिम सरकार जो अनसक्सेसफुल हुई उसका रीजन है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अच्छे रिश्ते न होना। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट चलिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, कांग्रेस को विभाजन के प्रस्ताव पर मंजूरी क्यों देनी पड़ी? जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, लेकिन फिर भी विभाजन को उसको स्वीकार करना पड़ा। क्या है इसके पीछे का रीज़न? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अंतरिम सरकार में किसका बहुमत था? कांग्रेस का, लेकिन लीग उसके प्रत्येक काम में क्या कर रही थी? बाधा डाल रही थी। इससे देश में क्या हुआ? रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा रक्तपात और दंगों को बढ़ावा मिला, यानी कि सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अंतरिम सरकार की असफलता से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर कार्य नहीं कर सकती और कहीं गृह युद्ध न छिड़ जाए, इसलिए एक आवश्यक बुराई के रूप में गांधी जी ने तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को स्वीकार लिया। इसीलिए कांग्रेस को विभाजन के प्रस्ताव पर मंजूरी देनी पड़ी। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई मुस्लिम लीग और अंतरिम सरकार के बीच में अच्छे से नहीं बन रही थी, वो देश को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, जिसके कारण देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के और ऐसी स्थिति बन रही थी कि कहीं देश में गृह युद्ध नहीं छिड़ जाए। तो इस स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने और अन्य राष्ट्रीय नेता जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि हाँ, हम देश का बंटवारा, देश का विभाजन करेंगे। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, सीधी कार्यवाही क्या है? सीधी कार्रवाई, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, तो वो क्या है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंतरिम सरकार में मुसलमानों को मनोनीत करने के कांग्रेस के अधिकार को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। यानी कि जब अंतरिम सरकार ने कहा कि जो भी मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल होंगे उनको हम मनोनीत करेंगे, यानी कि उनका चयन हम करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने यह स्वीकार नहीं किया और जुलाई के अंत में कैबिनेट मिशन के तथाकथित समझौते को भी अस्वीकार कर दिया। और जो कैबिनेट मिशन का समझौता हुआ था उसे भी मानने से मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को असली जामा पहनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। और जब इस तरीके की घटना मुस्लिम लीग ने की और पाकिस्तान की मांग को अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि सीधी दिवस मनाने की घोषणा की। मुसलमानों ने कलकत्ता दंगे किए, चारों ओर मारकाट, खून खराबे का दृश्य उपस्थित कर दिया। इसे ही सीधी कार्यवाही या डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट और पार्ट 1 का इसका लास्ट क्वेश्चन है, औरतों की बरामदी के विषय में भारत व पाकिस्तान की सरकारों ने क्या किया। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए, पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभव की पड़ताल कर रहे हैं। ओके, यानी कि इतिहासकार जो बंटवारे के दौरान जो भी घटनाएं हुई उनको आम लोगों से पूछताछ कर उसकी पड़ताल में लगे हुए हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालत में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने को मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदलते हुए हालात में कुछ
औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया। तो औरतों की बरामदगी के विषय में तो भारत और पाकिस्तान की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जो भी हो रहा था बस महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई ही हो रही थी। ओके, एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से व 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तानों से निकाला गया। यह जो मुहिम थी ये 1954 में जाकर फिर ख़त्म हुई थी। तो इस तरीके से महिलाओं के साथ बरामदगी हुई और उस पर भारत और पाकिस्तान की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये पूरा इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा भाग 2 के जो भी 3 अंकीय क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो लेंथी क्वेश्चंस है या फिर इसी के 3 मार्कर ही क्वेश्चन है लेकिन 20 क्वेश्चन है, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।